Hello everyone. Today we'll study about data centers. Data centers क्या होते हैं? अब कोई भी सर्वर या फिर डेटाबेस, जैसे हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में भी पढ़ा है कि एक सिस्टम में बहुत सारे सर्वर्स या बहुत सारे डेटाबेसेस होते हैं. तो ये सारी चीज़ें वेयर आर दे फिज़िकली लोकेटेड? ऑब्वियसली अगर सर्वर्स हैं तो सर्वर्स क्या होंगे? इन दी एंड सर्वर्स वुड बी फिज़िकल कंप्यूटर्स जहाँ पे आपका जो भी वेबसाइट या बैकएंड है वो होस्टेड होगा, जहाँ पे लोग एक्सेस कर रहे होंगे, जिसके थ्रू आपके एप्लीकेशन या फिर आपकी बैकएंड सर्विसेज, राइट? So it would be a physical computer or a physical system, right? Even the database would be a physical computer which is acting as a storage, right? तो ये सारे आईटी सिस्टम्स जहाँ स्टोर्ड होते हैं उनको हम डेटा सेंटर्स बोलते हैं. ओके, तो जब भी आप रिक्वेस्ट सेंड करते हो, for example, if we see through this diagram, if user is requesting any website, the DNS is returning its IP and the flow remains as usual as we studied in our previous lectures. DNS हमें public IP return करता है. Public IP is the IP of the load balancer and load balancer फिर redirect करता है user को servers पे, right? बट नाउ व्हाट हैज़ चेंज्ड? लास्ट लेक्चर में हमने सिर्फ इतने पार्ट के बारे में पढ़ा था कि लोड बैलेंसर सर्वर्स पे रिक्वेस्ट भेजता है एंड सर्वर्स रिक्वेस्ट को प्रोसेस करते हैं. दे इफ़ दे वांट टू एक्सेस द डेटाबेस, दे एक्सेस द डेटाबेस एंड देन return the response to the user, right? But what has changed here is we have now multiple clusters of the servers and the database systems, right? जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं, एक हमारे पास ये क्लस्टर है एंड एक हमारे पास ये क्लस्टर है. सो हमारा एक क्लस्टर जो है वो एक डेटा सेंटर हो गया. ओके, तो एक डेटा सेंटर क्या होता है जहाँ पे वी फिजिकली हाउस आर सर्वर्स, आर डीबीज एंड आर एंटायर सिस्टम. तो ये हमारा डेटा सेंटर लोकेटेड है लेट्स से यूएस ईस्ट में एंड ये डेटा सेंटर हमारा लोकेटेड है यूएस वेस्ट में. और भी डेटा सेंटर्स हो सकते हैं एक्सपैंडेड अक्रॉस द एंटायर वर्ल्ड. लेट्स से एक इंडिया में डेटा सेंटर हो गया, एक जापान में एक डेटा सेंटर हो गया. ओके, सो दे कुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एंटायर जोग्राफिकल रीजन. अगर हम वेरियस डेटा सेंटर्स को डिफरेंट जोग्राफिकल लोकेशंस पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उससे वी गेट अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स, राइट? For example, we can say we get reduced latency, most important one. जैसे हमने CDN में भी कॉन्सेप्ट ये पढ़ा था, CDN से रिलेटेड, दैट यूज़र इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टू द सर्वर नियरेस्ट टू हिम, राइट? यूज़र जब भी रिक्वेस्ट करेगा तो उसकी रिक्वेस्ट उसके नियरेस्ट डेटा सेंटर पे रीडायरेक्ट होगी, which will reduce the latency. Because अगर distance ज़्यादा होगा तो request will get more time to reach the server and the server will then process the request and then return the request back to the user. तो अगर हमारा data center far away है बहुत user से, so it will obviously take more time. वाइल अगर हमारा डेटा सेंटर नियर टू यूज़र है तो द सेम रिक्वेस्ट विल टेक लेस अमाउंट ऑफ टाइम, राइट? सेकेंड हमारा बेनिफिट जो आता है दैट इज़ फॉल्ट टॉलरेंस. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारा एक डेटा सेंटर समहाउ इट्स नॉट रीचेबल एनी मोर, तो हमारे जो बाकी डेटा सेंटर्स हैं दैट वुड बी एक्टिव टू टेक द रिक्वेस्ट. तो ऐसा नहीं है कि यूज़र्स
अब सिस्टम हमारा एक्सेस नहीं कर पाएंगे, दे वुड बी एबल टू डू इट एंड द रिक्वेस्ट वुड बी रीडायरेक्टेड टू द अदर डेटा सेंटर्स विच आर एक्टिव. थर्ड बेनिफिट हमारे पास आता है रेगुलेटरी कंप्लायंस. Now, if your system is being used by various countries, तो certain countries की certain requirements हो सकती हैं, certain rules and regulations हो सकते हैं, right? तो to fulfill that हमारे पास various countries में अलग अलग data centers होंगे according to their requirements or their rules and regulatory compliances. क्योंकि अगर एक ही हमारे पास डेटा सेंटर होगा तो वी वोंट बी एबल टू चेंज इट अकॉर्डिंग टू वेरियस कंट्रीज, राइट? सो इन दैट केस हैविंग मल्टीपल डेटा सेंटर्स इज बेनिफिशियल. फोर्थ, वी कैन से डिजास्टर रिकवरी. अब for example, there's some disaster that has happened at a data center and regional outrage हो गया है, so that data center is not reachable anymore. So in that case the services would temporarily be redirected to the other data centers that are actively accepting the request. Okay, उस केस में भी हमारे जो सर्विसेज हैं that won't stop. ये जो भी रीराउटिंग होती है यूज़र्स की, दैट इज़ ऑब्वियसली हैंडल्ड बाय अ लोड बैलेंसर. एंड यहाँ इस केस में जो राउटिंग होगी दैट वुड बी नोन एज जियो राउटिंग, बिकॉज दोनों डेटा सेंटर्स जोग्राफिकली डिफरेंट लोकेशंस पे प्रेजेंट है, सो देयर राउटिंग इज मेंशन्ड एज जियो राउटिंग हियर. ओके, अब ये तो हमने देख लिए all the benefits, right? But there are some considerations as well that we need to take care of whenever we implement such systems. For example, traffic redirection. Now in this case, naturally अगर हम मल्टीपल डेटा सेंटर्स यूज़ कर रहे हैं, दैट मीन्स हमारे पास बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है अक्रॉस मल्टीपल कंट्रीज, राइट? सो इन दिस केस वी रिक्वायर some effective tools to redirect the traffic so that ट्रैफिक जो है वो प्रोपोर्शनली रीडायरेक्ट हो. यूज़र्स की जो रिक्वेस्ट है वो उनके नियरेस्ट डेटा सेंटर पर ही डायरेक्ट हो. एंड ऑल्सो अगर कोई डेटा सेंटर आउट ऑफ सर्विस है, सो दैट इज़ ऑल्सो हैंडल्ड इफेक्टिवली विदाउट कॉजिंग इशूज़ टू द यूज़र्स. तो ये सब इफ़ेक्टिवली करने के लिए वी यूज़ समथिंग कॉल्ड जियो DNS. इट्स सेम एज DNS जो कि हमने पढ़ा था. इस केस में DNS हमें लोड बैलेंसर का IP एड्रेस देता था विच वाज द पब्लिक IP. जो जियो DNS है वो बेसिकली हमारा जियो राउटिंग के काम आता है. दैट इज़ वो हमें डेटा सेंटर्स के IPs रिटर्न करता है. बेसिकली डेटा सेंटर्स के IPs लोड बैलेंसर के थ्रू यूज़र को रिटर्न करते हैं, जिससे कि यूज़र्स आर रीडायरेक्टेड प्रॉपरली और इफ़ेक्टिवली टू डेटा सेंटर, राइट? Second, we can say data synchronization. अब यूज़र्स अगर डिफरेंट डेटा सेंटर्स एक्सेस कर रहे हैं एंड सपोज़ एक डेटा सेंटर के फेल ओवर के केस में यूज़र रीडायरेक्ट होता है दूसरे डेटा सेंटर पे. ना व्हाट इशू कैन हैपन इज़ कि हो सकता है कुछ डेटा यूज़र का हमारा इस डेटा सेंटर में स्टोर था विच इज़ नॉट देयर इन दिस डेटा सेंटर. अब ये डेटा सेंटर तो फेल हो गया, राइट? यूज़र
दूसरे डेटा सेंटर पे रीडायरेक्ट हो गया, बट द यूज़र वोंट बी एबल टू एक्सेस द रिक्वायर्ड डेटा बिकॉज जो वो डेटा एक्सेस कर रहा था वो इस डेटा सेंटर में था एंड इस वाले में नहीं है। इस केस में हमें एक तो डेटा रेप्लिकेशन सही से करनी चाहिए। वी मस्ट इंश्योर कि डेटा रेप्लिकेशन जो है वो इफ़ेक्टिवली हो रही है एंड डेटा इज़ कंसिस्टेंट. Data should be consistent across all the data centers. Also, जो हमारा वी कैन से स्टेटलेस आर्किटेक्चर भी इस केस में काम आएगा। जैसे हमने यहाँ लास्ट टाइम पढ़ा था कि ये हमारा शेयर्ड डीबी होता है जहाँ पे यूज़र का कॉमन डेटा स्टोर होता है, लाइक यूज़र प्रेफरेंसेस, यूज़र लॉगिन क्रेडेंशियल्स एक्सेट्रा. सो दिस वाज डिस्कस्ड इन अ प्रीवियस वीडियो. तो हमारे इसमें शेयर्ड डीबी भी वी कैन यूज, क्योंकि शेयर्ड डीबी से जो भी कॉमन यूज़र डेटा है वो मल्टीपल डेटा सेंटर्स एक्सेस कर सकते हैं, राइट. थर्ड थिंग विच नीड टू बी कंसिडर्ड इज टेस्ट एंड डिप्लॉयमेंट. अब जब भी हम चेंजेस रिलीज़ करेंगे या अपडेट्स लाएंगे अपनी एप्लीकेशन में, सो वी मस्ट इंश्योर दैट द टेस्टिंग इज़ प्रॉपरली डन अक्रॉस वेरियस डेटा सेंटर्स. ऐसा नहीं कि हमने यूएस ईस्ट वाले सर्वर्स चला के देख लिए एंड दे आर वर्किंग फाइन, तो अपडेट्स जो है दे आर फाइन. इट डजंट वर्क लाइक दैट बिकॉज हमें दूसरे डेटा सेंटर्स पे भी सेम अपडेट्स के साथ टेस्टिंग करनी पड़ेगी कि इफ़ दे आर वर्किंग फाइन और नॉट. हो सकता है कि एक डेटा सेंटर पे अपडेट्स जो है वो सही से काम करें एंड दूसरे डेटा सेंटर पे अपडेट्स कुछ इशू ले आए, या फिर दूसरे डेटा सेंटर्स पे अपडेट्स की वजह से कोई इशू आ सकता है, राइट. सो for that, testing and deployment should be done properly in all the data centers. Now another thing that comes into picture is cloud computing. अब कोई भी कंपनी अगर अपनी वेबसाइट्स या एप्लीकेशंस डेटा सेंटर्स के थ्रू मैनेज कर रही है, तो मोस्ट ऑफ द कंपनीज डू नॉट physically invest in all those data centers, obviously because बहुत हेक्टिक होगा. अगर सपोज आपकी एक वेबसाइट है एंड यू वांट इट टू बी एक्सेस्ड बाय वेरियस कंट्रीज, तो you won't be capable of installing all these hardware systems, all these servers physically in various locations. एक तो physically install करना infrastructure एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा होगा. मैनेजमेंट वुड बी टू डिफ़िकल्ट. अगर कोई भी इशू होता है, फेल ओवर होता है, कोई डिवाइस अगर ख़राब हो जाती है, सो इट वुड बी वेरी डिफ़िकल्ट टू फिक्स एंड टू मैनेज एवरीथिंग एट वेरियस डेटा सेंटर्स जो कि जोग्राफिकली डिफरेंट लोकेशंस पे लोकेटेड है. सो इन दैट केस क्लाउड कंप्यूटिंग कम्स इनटू पिक्चर. तो क्लाउड कंप्यूटिंग से क्या होता है कि हमारे पास डिफरेंट प्रोवाइडर्स होते हैं, जैसे कि वी हैव AWS, वी हैव गूगल क्लाउड. तो बेसिकली व्हाट AWS और गूगल क्लाउड डज इज दे ओन मैसिव ग्लोबल नेटवर्क्स ऑफ डेटा सेंटर्स. दे ओन अ लॉट ऑफ डेटा सेंटर्स एंड सब कुछ वही देखते हैं, मैनेज करना, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर फेलियर है तो उसको सही करना, ऑल दैट थिंग्स दे डू इट देयर बाय देमसेल्व्स. एंड हमें वो बस एज अ सर्विस ये सब चीज़ें प्रोवाइड कर देते हैं. सो वी डोंट हैव टू मैनेज द इंफ्रास्ट्रक्चर, वी जस्ट यूज़ इट ऑन द गो. वी यूज़ देयर सर्विसेज, वी यूज़ देयर डेटा सेंटर्स फॉर आवर एप्लीकेशन एंड वी जस्ट पे द अमाउंट टू AWS और गूगल क्लाउड. जितना भी अमाउंट इनकर हो रहा है हमारे एप्लीकेशन से, वो हम अमाउंट उनको पे कर देते हैं डिपेंडिंग ऑन द यूज़र्स दैट आर एक्सेसिंग. अब जैसे कि
अगर हमारी एप्लीकेशन छोटी है एंड ओनली वन कंट्री, लाइक सपोज हमने बस इंडिया का डेटा सेंटर लिया है एंड इंडिया के डेटा सेंटर के किसी सर्वर में वी हैव होस्टेड आवर एप्लीकेशन, तो उस केस में हम उतना ही पे करेंगे जितना एक डेटा सेंटर के एक सर्वर पे एप्लीकेशन होस्ट करने पे लगेगा, राइट? एंड इन फ्यूचर इफ़ द डिमांड ग्रोज एंड इन फ्यूचर अगर हम दूसरे डेटा सेंटर्स में भी अपनी एप्लीकेशन होस्ट करते हैं तो कॉस्ट भी उसी हिसाब से इंक्रीज़ होती जाएगी धीरे धीरे, राइट? सो इट्स मोर लाइक अ पे एज यू गो मॉडल, जिसमें जितनी सर्विसेज आप उनकी यूज़ कर रहे हो आप सिर्फ उन्हीं सर्विसेज के लिए पे करते हो एंड यू डोंट नीड टू वरी अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर और the physical servers or physical computers. You just take their services and you just pay to them for whatever services you are using. तो इससे क्या होता है, कंपनीज आर एबल टू फोकस मोर ऑन देयर एप्लीकेशंस रादर दैन इंफ्रास्ट्रक्चर। एंड ये सर्विसेज AWS या गूगल क्लाउड कैसे प्रोवाइड करते हैं? वर्चुअल मशीन्स के थ्रू। So we are not using actual physical machines, but we use something called virtual machines. Virtual machines क्या होती हैं? अब जैसे आपका पर्सनल लैपटॉप है, राइट? ये आपका पर्सनल कंप्यूटर हो गया। अब इसमें आप AWS के थ्रू इंस्टॉल्ड सर्वर या फिर इंस्टॉल्ड सिस्टम और कंप्यूटर को आप एक्सेस कर सकते हो वर्चुअली। सो इट्स लाइक अ कंप्यूटर विद इन अ कंप्यूटर, यू कैन से। तो आपको फिज़िकली एक लैपटॉप या फिज़िकली एक सर्वर की नीड नहीं है, आप उसको अपने लैपटॉप के थ्रू वर्चुअली एक्सेस करते हो। सो दिस मेक्स इट वेरी ईजी, क्योंकि अब कंपनीज को सिर्फ डेवलपमेंट पे ध्यान देना है। दे नीड नॉट वरी अबाउट एनी इंफ्रास्ट्रक्चर, दे जस्ट ओपन देयर वर्चुअल मशीन्स इन देयर ओन लैपटॉप्स and they do their developments and deployments or hosting of the applications there. So this is how everything is handled. And this was all about the data centers, and we also covered cloud computing in this lecture. Hope you understood everything, and that was all for this video. Thank you.